नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीएस सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीएस सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में परिणाम बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के बारे में बताना है और उसके परिणामों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूहेलो के प्रति वारेन हेस्टिंग्स की नीति की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रूहेलो है, रूहेलो के प्रति क्या करना है, रूहेलो के प्रति जो वारेन हेस्टिंग्स की नीति है, वारेन हेस्टिंग्स की नीति की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सालबाई की संधि किसके बीच हुई, अंग्रेजों की अथवा सालबाई संधि के महत्व की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सालबाई की संधि हुई थी, सालबाई की संधि किसके बीच हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि सालबाई की संधि किसके बीच हुई थी। उसके बाद आगे आपको बताना है अंग्रेजों की अथवा सालबाई संधि के महत्व के बारे में, यानी कि जो महत्व है इसका, यानी कि सालबाई संधि के जो महत्व है यहाँ पर दोस्तों आपको सालबाई संधि के महत्व के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पलासी के युद्ध के परिणामों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो पलासी के युद्ध हुआ था। यहाँ पर कुछ चौथे क्वेश्चन के अंदर पलासी के युद्ध के परिणामों के बारे में बताना है, यानी कि पलासी के युद्ध के जो भी परिणाम होते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको परिणामों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख कीजिए। पांचों क्वेश्चन कर रहा है जो बक्सर के युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे। यहाँ पर दोस्तों आपको बक्सर के युद्ध के कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, यानी कि पानीपत के जो तृतीय युद्ध हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है, यानी कि उसके कौन कौन से प्रमुख कारण हैं, उस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रणजीत सिंह तथा सतलज के पूर्व के सिख राज्यों पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो रणजीत सिंह है और जो सतलज है इनके पूर्व के जो सिख राज्य थे। यहाँ पर दोस्तों आपको रणजीत सिंह तथा सतलज के पूर्व के जो सिख राज्य थे उन सिख राज्यों पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लाहौर संधि की शर्तों पर टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो लाहौर संधि हुआ था, लाहौर संधि की जो शर्तें थी, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको लाहौर संधि की शर्तों पर क्या करना है, लाहौर संधि की शर्तों पर क्या डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व एवं परिणाम की विवेचना कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के क्या महत्व थे और उसके परिणाम क्या थे। नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व के बारे में बताना है और उसके परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण की विशिष्टताएं बताइए। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय पुनर्जागरण है, भारतीय पुनर्जागरण की क्या विशिष्टताएं हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको विशिष्टता के बारे में बताना है, यानी कि उसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो राजा राम मोहन राय है, यहाँ पे दोस्तों सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के जो प्रयास हैं, यहाँ पे कोई 11वां क्वेश्चन के अंदर सती प्रथा की समाप्ति में राजा राम मोहन राय के प्रयासों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधार है। यहाँ पर दोस्तों आपको लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधारों क्या करना है, लॉर्ड कैनिंग के आर्थिक सुधारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के जो प्रशासनिक सुधार है या फिर लॉर्ड कैनिंग के जो कार्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधार के बारे में बताना है और उसके कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड लिटन है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड लिटन के जो कार्य हैं, लॉर्ड लिटन के कार्यों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधार है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड रिपन के शासन संबंधी सुधारों पर टिप्पणी लिखना है।
अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन के जो आंतरिक शासन की विवेचना है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको लॉर्ड कर्जन के आंतरिक शासन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास की विवरण दीजिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास कैसे हुआ, यहाँ पे 17वें क्वेश्चन के अंदर ब्रिटिश भारत में रेलवे के विकास पे क्या करना है, विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय शिक्षा का विकास है, यहाँ पे आपको भारतीय शिक्षा के विकास पे क्या करना है, भारतीय शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्लियामेंट्री सुधार का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि पार्लियामेंट्री जो सुधार है, यहाँ पर दोस्तों आपको पार्लियामेंट्री सुधार का क्या करना है, पार्लियामेंट्री सुधार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राज्यों का एकीकरण एवं विलयन का वर्णन कीजिए। 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय राज्यों का एकीकरण होता है और जो विलयन होता है, यहाँ पे आपको भारतीय राज्यों का एकीकरण एवं विलयन का वर्णन करना है। ये तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन एवं ब्रिटिश सत्ता की स्थापना पर एक पूर्ण टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भारत है, भारत में जो यूरोपीय कंपनी है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन और ब्रिटिश सत्ता की जो स्थापना है, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना क्या करना है, इन दोनों के ऊपर आपको पूर्ण टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो बंगाल है, बंगाल में जो ब्रिटिश प्रसार नीति है, यहाँ पर आपको बंगाल में ब्रिटिश प्रसार नीतियों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो वारेन हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रादेशिक विस्तार है, यहाँ पर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रादेशिक विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, 1857 के विद्रोह के लिए ये किस सीमा तक जिम्मेदार था। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, यहाँ पे आपको लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत के बारे में बताना है कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के सिद्धांत क्या है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि इसे आप क्या समझते हैं, और 1857 के जो विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह के लिए किस सीमा तक जिम्मेदार है, यहाँ पे आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के लिए किस सीमा तक जिम्मेदार है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो प्लासी के युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम हुए। पांचों क्वेश्चन के अंदर आपको प्लासी के युद्ध के कारणों के बारे में बताना है, उसके परिणामों को विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिखों के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सिख है, सिखों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर सिखों के उदय के कारणों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था उसके क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या हुए। यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर तीसरे कर्नाटक युद्ध के कारण के बारे में बताना है, उसके परिणामों को विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो रैयतवाड़ी प्रथा है और जो महालवाड़ी व्यवस्था है इसे आप क्या समझते हैं, इसका मूल्यांकन कीजिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1861 के कौंसिल अधिनियम का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यहाँ पर 9 क्वेश्चन कर रहा है जो 1861 के कौंसिल अधिनियम है, यहाँ पे क्या करना है, 1861 के कौंसिल अधिनियम की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 10वां क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में संप्रदायवाद के विकास पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो भारत में संप्रदायों का विकास हुआ था, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में संप्रदायवाद के जो विकास हुआ था, यहाँ पे आपको भारत में संप्रदायवाद के विकास पर प्रकाश डालना है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज में आकर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।